क्या आप जानते हो कि ज़रूरत से ज़्यादा डिस्टिल्ड वाटर पीना किसी इंसान के लिए खतरनाक यहाँ तक कि जानलेवा भी हो सकता है? हम्म। क्या आप जानते हो कि जब आपको पसीना आता है और मसल्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो उसका असली कारण क्या है? क्या आप जानते हो कि डॉक्टर जो आईवी सेलीन चढ़ाते हैं, उसमें एग्जैक्ट 0.9% NaCl ही क्यों होता है? राइट। और क्या आप जानते हो कि ओआरएस के घोल में नमक और चीनी यानी ग्लूकोज दोनों का होना क्यों जरूरी है? आज हम जानेंगे कि इन सवालों का जवाब आज के टॉपिक सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एंड होम्योस्टेसिस से कैसे जुड़ा है। नमस्कार, वेलकम टू 60 सेकंड्स एकेडमी। नमस्कार। और आज का ये सेशन सच में बहुत लाइफ सेविंग कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है। बिल्कुल। तो हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग साइंस कॉन्सेप्ट्स थ्रू एप्लीकेशन इन रियल लाइफ में हमारा मकसद यही है कि हम सिर्फ फॉर्मूलाज या डेफिनेशंस ना रटें। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जेई, नीट और बोर्ड्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो रियल लाइफ इमरजेंसी से कैसे जुड़ते हैं। हाँ, और लर्निंग को इंट्यूटिव और प्रैक्टिकल बनाना ही हमारा मेन गोल है आज के इस डीप डाइव में, जिसमें हमारा मिशन ये समझना है कि सेल्स खुद को जिंदा रखने के लिए अपना इंटरनल स्टेबिलिटी या इंटरनल बैलेंस कैसे मेंटेन करती हैं। एग्जैक्टली तो इस डीप डाइव की शुरुआत हम सीधे एक मेडिकल सिनेरियो से करते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इमेजिन कीजिए कि एक डिहाइड्रेटेड मरीज हॉस्पिटल आता है, बॉडी में पानी नहीं है। डॉक्टर तुरंत 0.9% सलाइन का आईवी ड्रिप लगाने को कहते हैं, और अगर वो लगती है तो मरीज बच जाता है। बिल्कुल, वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, सेल मेम्ब्रेन के आर्किटेक्चर में छिपा है। अगर हमें इस फेटल रिएक्शन को समझना है तो पहले उस गेट को समझना होगा जो सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल ब्लड प्लाज्मा के बीच खड़ा है। इसे समझाने के लिए हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का यूज करते हैं। राइट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हाँ, जो सिंगर एंड निकलसन ने 1972 में प्रपोज किया था। बेसिकली ये मेम्ब्रेन एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। मतलब 2 लेयर्स की एक शीट, राइट? सही कहा, एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो एम्फीपैथिक नेचर की होती है। एम्फीपैथिक का मतलब है कि इन मॉलिक्यूल्स का एक हिस्सा हाइड्रोफिलिक हेड्स का बना होता है, यानी वाटर लविंग, जो बाहर की तरफ पॉइंट करते हैं। ओके। और दूसरा हिस्सा हाइड्रोफोबिक टेल्स का होता है, जो वाटर रिपेलिंग है। ये टेल्स मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ पानी से दूर छिपी रहती हैं, और इसके बीच में कई तरह के प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, जैसे एक मोज़ेक पैटर्न होता ना, बिल्कुल वैसे। अच्छा, तो ये एकदम सॉलिड दीवार नहीं है। मैं इसको ऐसे विजुलाइज करता हूँ जैसे कोई फ्लूइड डांस फ्लोर हो। मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर मूव कर रहे हैं, ग्लाइड कर रहे हैं, पर उस डांस फ्लोर की पूरी इंटेग्रिटी बनी हुई है। What's fascinating here is कि ये मेम्ब्रेन किसी ईंट की दीवार की तरह रिजिड नहीं है। ये डायनामिक है और लैटरली मोबाइल है। पर आपका ये डांस फ्लोर वाला एनालॉजी ना एक कॉन्ट्रडिक्शन भी खड़ा करता है। वही ना, मेरा अगला सवाल यही था कि अगर ये इतना ही फ्लूइड और डायनामिक है, तो ये चीजों को अंदर बाहर जाने से कैसे रोकती है? डांस फ्लोर पर तो कोई भी इजीली मूव कर सकता है, कोई गेटकीपर थोड़ी होता है वहाँ। और यहीं पे बायोलॉजी का मैजिक आता है। देखिए, मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होती है। इसकी जो फ्लूइडिटी है वो इसकी वीकनेस नहीं है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये रिजिड होती ना, तो सेल डिवीजन, एंडोसाइटोसिस या सिक्रेशन जैसी वाइटल प्रोसेसेस कभी हो ही नहीं पाती। इंटरसेल्युलर जंक्शंस बन ही नहीं पाते। ओह वाह, तो फ्लूइडिटी की वजह से ही वो मटेरियल को रैप करके अंदर ले सकती है। एग्जैक्टली। और एग्जाम रेलेवेंस की बात करूं तो स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि नीट में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के साइंटिस्ट सिंगर एंड निकलसन और साल 1972 ये डायरेक्टली पूछा जाता है। साथ ही मेम्ब्रेन का एम्फीपैथिक नेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो राइट। तो अगर हमें सेलेक्टिवली परमेबल गेट वाले कॉन्सेप्ट को वापस अपने आईवी ड्रिप वाले सवाल पर अप्लाई करें, आखिर प्योर वाटर देने से उस मरीज के साथ क्या हुआ? पानी तो कोई टॉक्सिन नहीं है ना? टॉक्सिन नहीं है, पर फिजिकल फोर्सेस बहुत पावरफुल होती हैं। इससे रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी एक्सपेरिमेंट से बहुत इजीली समझा जा सकता है। बेसिकली हम यहाँ टोनिसिटी और ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसमें 3 कंडीशंस होती हैं, राइट? हाँ, पहली कंडीशन है आइसोटोनिक सोल्यूशन, जैसे वो 0.9% NaCl वाला सलाइन जिसका आपने जिक्र किया। इसमें होता क्या है कि सेल के अंदर और बाहर का सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है, इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। सही कहा, कोई नेट वाटर मूवमेंट नहीं होता और सेल बिल्कुल स्टेबल रहती है। पर अब आती है दूसरी कंडीशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। यानी हमारा प्योर डिस्टिल वाटर वाला केस।
एग्जैक्टली डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ना के बराबर यानी ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो बाहर सॉल्यूट कम है और पानी ज्यादा, यहाँ एक फिजिकल लॉ अप्लाई होता है। पानी हमेशा हायर केमिकल पोटेंशियल से लोअर केमिकल पोटेंशियल की तरफ बढ़ता है। तो डिस्टिल्ड वाटर का केमिकल पोटेंशियल मैक्सिमम है, राइट? हाँ, तो पानी उस सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके तेजी से आरबीसी के अंदर रश करता है। इस प्रोसेस को हम एंडोस्मोसिस कहते हैं। वेट, अगर पानी लगातार अंदर भर रहा है तो सेल तो मतलब बलून की तरह फूल जाएगी ना? और यही हुआ। एनिमल सेल्स में रिजिड सेल वॉल नहीं होती जो उस प्रेशर को झेल सके। सेल फूल कर फट जाती है। इसे बायोलॉजी में हीमोलाइसिस कहते हैं। और यही उस मरीज की मौत का असली कारण था। मिलियंस ऑफ आरबीसीज एंडोस्मोसिस की वजह से बर्स्ट हो गई। बाप रे, ये तो लिटरली अंडर द रेडार बायोलॉजिकल एक्सप्लोजन है। अच्छा, इसका उल्टा भी तो होता होगा। I mean, तीसरी कंडीशन जहां पानी सेल से बाहर निकल जाए। बिल्कुल, उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगर बाहर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मान लीजिए बहुत ज्यादा नमकीन पानी, तो पानी सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव करता है। इसे एक्सोस्मोसिस कहते हैं। इस केस में सेल पूरी तरह श्रिंक हो जाती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर मैं इसको समराइज करूं तो किसी भी सेल का और इनडायरेक्टली हमारा सर्वाइवल पूरी तरह से ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम बनाए रखने पर निर्भर है। सही कहा आपने। ऑस्मोटिक बैलेंस लाइफ के लिए फंडामेंटल है। लेकिन एक मिनट, पानी का आना जाना तो समझ आ गया, पर सेल को ऑक्सीजन भी चाहिए, ग्लूकोज भी चाहिए, अमाइनो एसिड्स भी चाहिए। ये बाकी सारी चीजें सिलेक्टिवली परमेबल सिक्योरिटी गेट को कैसे पार करती हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सेल मेम्ब्रेन ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए 3 मेन ट्रांसपोर्ट पाथवेज का यूज करती है। हम इसे पहले 2 मेन हिस्सों में देखते हैं। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी नहीं लगती ना? एग्जैक्टली, नो एटीपी रिक्वायर्ड। इसमें मूवमेंट हमेशा डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। जैसे ग्रेविटी की वजह से आप किसी ढलान से नीचे आते हैं जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। अब इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। एक है सिंपल डिफ्यूजन, जिसमें छोटी चीजें शायद आराम से निकल जाती हैं। हाँ, स्मॉल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे O2 और CO2। ये सीधे लिपिड बाइलेयर से क्रॉस कर जाते हैं। इनको कोई गेट नहीं रोकता। पर वेट, अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें थोड़ा चार्ज है, जैसे ग्लूकोज या अमीनो एसिड्स, उनको तो वो हाइड्रोफोबिक टेल्स रिपेल करेंगी ना? वो कैसे अंदर जाएंगे? वही तो बायोलॉजी की ब्यूटी है। इनके लिए होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये पोलर मॉलिक्यूल्स लिपिड बाइलेयर को डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकते, तो मेम्ब्रेन उन्हें स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स या चैनल प्रोटीन्स प्रोवाइड करती है, एक स्पेशल रास्ता। पर ध्यान रहे, अभी भी मूवमेंट ढलान के नीचे यानी डाउन द ग्रेडियंट ही हो रहा है। तो एनर्जी यानी एटीपी यहाँ भी खर्च नहीं होती। ओह, आई सी। तो ये चैनल बस एक ब्रिज की तरह है। राइट। और बोर्ड्स और जेईई नीट के स्टूडेंट्स को ये सिंपल वर्सेस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का अंतर तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना? खासकर ये डिटेल कि पोलर मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करने में दिक्कत क्यों आती है। बिल्कुल, ये उनका फेवरेट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। अब हम आते हैं दूसरे मेन ट्रांसपोर्ट टाइप पर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एटीपी रिक्वायर्ड होती है। ये ढलान के ऊपर चढ़ने जैसा हो गया, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सही पकड़ा। कम कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में मॉलिक्यूल को ढकेलना, और इसके लिए स्पेसिफिक पंप प्रोटीन्स और मेटाबॉलिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। पर मैं सोच रहा था, हमें एनर्जी खर्च करके चीजों को अगेंस्ट द ग्रेडियंट ढकेलने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्या सब कुछ नेचुरली फ्लो होके बैलेंस नहीं हो सकता? सेल क्यों बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है? ये बहुत लॉजिकल डाउट है, पर देखिए, ग्रेडियंट को बनाए रखना ही दरअसल जीवन है। अगर सब कुछ परफेक्टली बैलेंस हो गया तो सेल एक तरह से डेड हो जाएगी। इस टेंशन को बनाए रखना जरूरी है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। अच्छा, वो जो न्यूरॉन्स में होता है? हाँ, ये पंप न्यूरॉन्स में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करता है। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए। हर साइकिल में ये पंप 3 Na+ यानी 3 सोडियम आयंस को सेल से बाहर पुश करता है और 2 K+ यानी 2 पोटेशियम आयंस को अंदर पुल करता है। और इस एक साइकिल के लिए एक एटीपी हाइड्रोलाइज होता है। वेट, मैथ्स देखें तो 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं और सिर्फ 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे हैं, तो सेल के अंदर तो कंटिन्यूसली नेगेटिविटी बढ़ती होगी ना?
व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि एग्जैक्टली यही हमारा गोल है। इसी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सेल के अंदर एक नेगेटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट होता है। ओह, अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें ना, तो अगर ये पंप अचानक रुक जाए तो रेस्टिंग पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, नर्व सिग्नल्स फेल हो जाएंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शंस रुक जाएंगे और अल्टीमेटली कार्डियक रिदम बंद हो जाएगी। वाओ, मतलब हमारा दिल धड़कना इस छोटे से माइक्रोस्कोपिक पंप पर डिपेंड करता है। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये रेशो 3Na+ आउट और 2K+ इन नीट में बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन बनता है। इस डिटेल को तो घोल के पी जाना चाहिए। बिल्कुल। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पानी के बैलेंस को एक ऐसी रियल लाइफ प्रॉब्लम से जोड़ते हैं जो हर किसी ने फेस की होगी। हाँ, वही पसीने और मसल क्रैम्प्स वाली बात जो मैंने इंट्रो में पूछी थी। जब हमें गर्मी में बहुत पसीना आता है तो हमारी बॉडी से सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि हैवी मात्रा में सोडियम भी निकलता है, जिसकी वजह से वही रेस्टिंग पोटेंशियल बिगड़ जाता होगा, जिससे वीकनेस और मसल क्रैम्प्स आते हैं, राइट? एग्जैक्टली। और ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? ORSPO, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। Here's where it gets really interesting. देखिए, अगर हमें सोडियम और पानी की कमी हुई है तो ORS में नमक और पानी तो समझ आता है, पर उसमें चीनी या ग्लूकोज क्यों मिलाया जाता है? I mean, सिर्फ नमक का पानी क्यों नहीं दे देते? उसका रीजन है हमारी इंटेस्टाइन में मौजूद एक स्पेशल प्रोटीन जिसे Na+ ग्लूकोज सिम्पोर्टर कहते हैं। सिम्पोर्टर का मतलब होता है जो दो अलग मॉलिक्यूल्स को एक साथ एक ही दिशा में ट्रांसपोर्ट करे। अब यहाँ कैच क्या है? ये प्रोटीन सिर्फ तभी काम करता है जब एक सोडियम और एक ग्लूकोज एक साथ मेम्ब्रेन के पास आते हैं। ओह, तो अगर मैं सिर्फ नमक का पानी पी लूं बिना ग्लूकोज के तो वो गेट खुलेगा ही नहीं? सही कहा, सोडियम अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा ठीक से। लेकिन जब ORS में नमक और ग्लूकोज दोनों होते हैं तो ये सिम्पोर्टर ऑन हो जाता है और दोनों को तेजी से सेल के अंदर ले जाता है। और जैसे ही वो दोनों सेल के अंदर और फिर ब्लड में जाएंगे, वहां सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। और जहां सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है वहां क्या होता है? ऑस्मोसिस। पानी हायर केमिकल पोटेंशियल से दौड़कर उस नमक के पीछे पीछे सेल के अंदर और ब्लड में चला जाएगा। एग्जैक्टली। इस सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से अचानक पानी का एब्जॉर्प्शन ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। ये बायोकेमिस्ट्री का सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे बायोलॉजी एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के जरिए हमारे पूरे बॉडी का संतुलन वापस लाती है। ये तो माइंड ब्लोइंग है। I mean, एक सिंपल सा शुगर मॉलिक्यूल पानी के एब्जॉर्प्शंस का स्विच बन जाता है और घूम फिर कर ये सब एक ही चीज पर आकर रुकता है, हमारी बॉडी का इंटरनल संतुलन, जिसको हम बायोलॉजी में क्या कहते हैं? इसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ये मास्टर प्रिंसिपल है। होम्योस्टेसिस का सीधा सा मतलब है स्टेबल इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना, चाहे वो बॉडी टेम्परेचर हो, ब्लड ग्लूकोज हो, pH हो या ब्लड में आयॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन। अगर इस सेट पॉइंट से जरा सा भी डेविएशन होता है तो एंजाइम्स मैल फंक्शन कर सकते हैं और पूरा मेटाबॉलिक कोलैप्स हो सकता है। पर देखिए, नेचुरली तो ठीक है, लेकिन कभी कभी हमारे ऑर्गन फेल भी तो होते हैं। मान लीजिए किसी का किडनी फेलियर हो गया, जिसमें बॉडी के अपने पंप्स और फिल्टर्स काम करना बंद कर देते हैं, तब क्या होता है? तब हम इस होम्योस्टेसिस को वापस कैसे लाते हैं? ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है। जब किडनी फेल होती है तो ब्लड में यूरिया और दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट्स का लेवल डेंजरसली बढ़ने लगता है। ऐसे में मेडिकल साइंस डायलिसिस, स्पेशली हीमोडायलिसिस का यूज करती है। और मजेदारी की बात यह है कि हीमोडायलिसिस पूरी तरह से उसी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो हमने अभी पढ़ा। अच्छा, तो उस डायलिसिस मशीन के अंदर भी कोई आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है? बिल्कुल। मशीन में सेलोफेन की ट्यूब्स होती हैं जो ब्लड फिल्टर करती हैं। अब समझिए इसको। इन ट्यूब्स के बाहर एक डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड का कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली प्लाज्मा जैसा ही होता है, सेम नमक, सेम ग्लूकोज, पर उसमें एक चीज नहीं होती, नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, तो डायलाइजिंग फ्लूइड में वेस्ट जीरो है और मरीज के खून में वेस्ट बहुत हाई है, तो सिंपल फिजिक्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एग्जैक्टली। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से वेस्ट ऑटोमेटिकली हायर कॉन्सेंट्रेशन यानी खून से निकलकर लोअर कॉन्सेंट्रेशन यानी डायलाइजिंग फ्लूइड में डिफ्यूज हो जाता है। वेस्ट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के डाउन डिफ्यूज हो जाते हैं। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा लाइफ सेविंग एप्लीकेशन है।
बिना किसी सेल एनर्जी के सिर्फ फिजिक्स के लॉ पर ब्लड साफ हो गया। अमेजिंग। तो अगर मैं आज के इस डीप डाइव को जल्दी से समराइज करूं लर्नर्स के लिए, आज हमने देखा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कैसे मेम्ब्रेन को एक डायनामिक गेट बनाता है। हमने ऑस्मोसिस का लाइफ और डेथ असर देखा उस आईवी ड्रिप वाले एग्जाम्पल में। फिर हमने एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के नियम समझे, जिसमें सिंपल वर्सेस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था, और वो फेमस सोडियम पोटेशियम पंप की केमिस्ट्री थी। हाँ, और साथ ही हमने होम्योस्टेसिस और हीमोडायलिसिस के रियल वर्ल्ड कनेक्ट को भी एस्टैब्लिश किया। बिल्कुल। लेकिन सेशन एंड करने से पहले मैं विद्यार्थियों के दिमाग में एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूं। आज हमने देखा कि ये सेल मेम्ब्रेन कितनी समझदार है ना? कैरियर प्रोटीन्स यूज करती है, सिलेक्टिवली अलाउ करती है कौन अंदर आएगा कौन नहीं, एकदम टाइट सिक्योरिटी। राइट। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये मेम्ब्रेन इतनी ही सेफ और सिलेक्टिव है, तो एचआईवी या कोरोना वायरस जैसे खतरनाक वायरसेस इस मेम्ब्रेन को बेवकूफ बनाकर सेल के अंदर कैसे घुस जाते हैं? क्या वो कोई नकली चाबी या फेक आईडी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं उन कैरियर प्रोटीन्स को धोखा देने के लिए? इस मैकेनिज्म पर आप लोग जरूर विचार कीजिएगा। ये बहुत डीप थॉट है, पर एक और एस्पेक्ट है। हमने आज सिंगल सेल का संतुलन समझ लिया, लेकिन क्या अकेले संतुलन बनाए रखने से ह्यूमन जैसे कॉम्प्लेक्स और बड़ी लिविंग सिस्टम बन जाती है? नहीं ना। सेल्स को टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाने के लिए आपस में कैसे ऑर्गेनाइज्ड और स्पेशलाइज होना पड़ता है। एक अकेली छोटी सी फर्टिलाइज सेल मसल्स, नसें और त्वचा में कैसे बदल जाती है, ये हम जानेंगे अपने अगले लेक्चर में, जिसका नाम है फ्रॉम सेल्स टू टिश्यूज, हाउ स्ट्रक्चर स्केल्स इन लिविंग सिस्टम्स। वाह, उसके लिए मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अगर आज के इस एप्लीकेशन बेस्ड लेक्चर से आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े और क्लियर हुए हों, और अगर आपको टेक्स्ट बुक्स की चीज़ें लाइफ में होती हुई दिखी हों, तो 60 सेकंड्स एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस या किसी भी और कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। पढ़ाते रहिए और असल जिंदगी में विज्ञान को महसूस करते रहिए। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।